कपट, शातिर, षड्यंत्र, पर किसी और की चीज फिर भी अपनी नहीं हो सकती। मोहन, ए बंसी, શું થાય? आ जुओ। कितने बजे हुआ ये सब? मैं 4 बजे के करीब यहाँ से जा रहा था तो वो गाड़ी खड़ी हुई दिखी। मैं डर गया और भाग कर गया गांव में और सबको बुला कर लेकर आया। समझ में नहीं आता क्या चक्कर है साहब। आसपास देखा, इधर नजर पड़ी तो लाश पड़ी हुई थी। सर कुछ भी नहीं मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, कुछ भी नहीं। दुपट्टा है किसी लेडीज का। इलाके की छानबीन करो, हो सकता है कि लेडीज जख्मी है। क्या? गाड़ी की हालत एकदम ठीक ठाक है, एक्सीडेंट का केस तो नहीं लगता। MH027Y76 मुंबई की गाड़ी है। देखिए खोलो। सिर्फ जेंट्स के कपड़े हैं, लेडीज के नहीं। ये डायरी काम आएगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आनंद हॉस्पिटल भिजवा दो। यस सर। मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये बात तो पक्की है। काफी खून बह जाने से मौत हुई है। कोई तेज धार ब्लेड या फिर कोई कटर या फिर ऐसी कोई धार वाली चीज से। उम्र 50 के करीब होगी। 55 से ऊपर तो लगता है। सुसाइड हो सकता है? हो सकता है, पर सुसाइड करने के लिए कोई 1 या 2 कट करेगा। इतने सारे क्यों, और वो भी दोनों हाथों पर। इतनी बेरहमी खुद पे मुश्किल है। बॉडी पर से सारे आइडेंटिफिकेशन गायब हैं, मतलब एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता। हट्टा कट्टा आदमी है, सर पे बाल कम है उसके। उम्र कोई 55 के ऊपर होगी। उसकी गाड़ी का नंबर है MH027Y76। देखिए मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाँ, एक आदमी है हट्टा कट्टा, उसकी उम्र 55 के ऊपर है, सर पे बाल कम है उसके, हाइट मीडियम है। उसकी गाड़ी का नंबर है MH027Y76। सब्जियां अभी भी फ्रेश हैं, इसका मतलब ज़्यादा देर पहले नहीं खरीदी गई थी। और गाड़ी में से किसी औरत का दुपट्टा मिला है, इसका मतलब उस वक्त गाड़ी में कोई औरत भी मौजूद थी। सर डायरी में A से लेकर H तक के सारे नंबर डायल करके देख चुका हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोई तो ऐसा नंबर होगा। होम, बा, कुछ नहीं सर, ज़्यादातर नंबर मुंबई के हैं, कुछ नंबर अहमदाबाद के भी हैं। हाँ लेकिन एक बात है सर, सबके सब नंबर धंधे से जुड़े हुए हैं। मेरा मतलब है ज़्यादातर शेयर मार्केट से। एक काम करो, कल सुबह बाकी के नंबर भी ट्राई करो। यस सर। वासद गुजरात में एक सड़क के पास 55 से 60 साल की उम्र के एक आदमी की लाश मिली और पास ही मिली एक कार। यह बात बिल्कुल साफ थी कि यह मौत दुर्घटना से नहीं हुई थी, यह एक कत्ल था। लेकिन लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी। लग रहा था कि यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था। एक दुपट्टा, एक ताजी सब्जियों का बैग, जुर्म की सिर्फ यही एक दस्तक थी जो वहां मौजूद थी, जो शायद मुजरिम अनजाने में पीछे छोड़ गया था। हेलो, मुकेश कोरडिया। हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन? बोर्डसद पुलिस गुजरात से, सब इंस्पेक्टर गढ़वी। जी बोलिए। देखिए हमें एक आदमी की लाश मिली है। इस मरने वाले आदमी की गाड़ी से एक डायरी मिली है जिस पर आपका नंबर लिखा हुआ है। हमें इस आदमी के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। जी
बताइए। आदमी हट्टा कट्टा है, हाइट मीडियम है उसकी, सर पे बाल कम है, उम्र यही कोई 55 के ऊपर होगी। उसकी गाड़ी का नंबर है MH027Y76। ऐसे किसी नाम के आदमी को आप जानते हैं या फिर इस नंबर की किसी गाड़ी को जानते हैं? उसमें डरने का क्या, बिंदास खरीद लेने का। आओ मुकेश भाई, मैं बोरीवली जा रहा हूँ, आपको रास्ते में छोड़ देता हूँ। सर आपने जैसा बताया उससे तो लगता है शायद वो जितेन भाई है। जितेन भाई? उनका पूरा नाम क्या है? जितेन भाई व्यास, स्टॉक ब्रोकर है। उनके घर का पता या उनके घर का नंबर है आपके पास? सर मेरे पास तो सिर्फ उनका मोबाइल नंबर है, मैं उनसे शेयर खरीदता था। ज़्यादा जान पहचान नहीं है, पर हाँ मेरे काका उनको अच्छे से जानते हैं। उन्होंने जितेन भाई से मेरी मुलाकात कराई थी। मुझे जितेन व्यास का मोबाइल नंबर दो और अपने काका का भी। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट। પપ્પા તમારો ફોન છે। कौन છે? हेलो, जय श्री कृष्णा। अंबालाल गोरड़िया बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलू जू। आप कौन? मैं बोरसद पुलिस स्टेशन गुजरात से सब इंस्पेक्टर गढ़वी मुकेश गोरड़िया ने मुझे आपका नंबर दिया है। बात क्या है साहब? मुझे स्टॉक ब्रोकर जितेन व्यास के घर का पता और उसका नंबर चाहिए। हाँ, लेकिन हुआ क्या है साहब? एक लाश मिली है, उसकी पहचान करवानी है। शायद वो जितेन व्यास की हो। हे भगवान, एक मिनट होल्ड करो साहब, मैं देता हूँ। कौशल, फोन तो उठा लेता ना। लैंडलाइन है मम्मी, मेरा फोन हो ही नहीं सकता। फोन उठा लेगा तो हाथ जड़ जाएंगे क्या? हेलो, बोरसद पुलिस स्टेशन गुजरात से सब इंस्पेक्टर गढ़वी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जितेन व्यास, आप जानते हैं उनको? हाँ हाँ, मेरे पति है। MH027Y76, ये गाड़ी आपकी है? एक मिनट, MH027Y76 हमारी गाड़ी है। हाँ मम्मी, तुम भी ना। अभी रुक। हेलो, जी हाँ हमारी गाड़ी है। स्विफ्ट डिजायर, व्हाइट कलर की। बताइए ना क्या बात है। देखिए, इस गाड़ी के पास हमें एक लाश मिली है, वासद गुजरात के पास में है। हो सकता है कि ये लाश आपके पति की हो। मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ? हेलो, हेलो, हेलो। वासद में गाड़ी, मुझे ये भी नहीं पता था कि पापा अहमदाबाद गए हुए। क्या जितेन कल लौटने वाला था अहमदाबाद से? पता नहीं, वो घर में कभी कुछ बताते थे। पापा, 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 पापा। सर, व्यास फैमिली ने बॉडी पहचान ली है। मरने वाले का नाम है जितेन व्यास, उम्र 58 साल। ये मुंबई में स्टॉक ब्रोकर था। 8 दिसंबर को उस दिन वो अहमदाबाद जाने के लिए निकले थे। जी आप कब तक लौटेंगे? पता नहीं। एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती हो? कितनी बार बोला है, जब मैं बाहर जाता हूँ तो टोका मत करो। काम कब खत्म होगा अभी से कैसे बता सकता हूँ, लेकिन हर बार वही सवाल, कब लौटोगे? उन्होंने बताया नहीं कि वो अहमदाबाद किस काम से आए थे? पापा कभी कुछ बताते ही नहीं थे, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, कब लौटेंगे। और अगर कभी पूछो तो मम्मी पे नाराज होते थे। वो कभी भी चले जाते थे, अचानक ही घर से निकल जाते थे। कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गए, कब वापस लौटेंगे, क्यों गए, कुछ नहीं। उनके अहमदाबाद आने के बाद से आप में से किसी की उनसे फोन पे बात नहीं हुई? 13 दिसंबर को मैंने उन्हें फोन किया था, ये पूछने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक होना का क्या मतलब है?
तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे ऐसे फालतू सवाल पूछकर मेरा समय बर्बाद मत करो। वापस कब तक आओगे? जब काम खत्म होगा तो मैं घर ही आऊँगा। तुम्हें मुझसे कोई काम था? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा। अब फ़ोन रखता हूँ, लेट हो रहा है, काम पे निकलना है। लेकिन आपके पति आपको अपने काम और अपने ट्रिप्स के बारे में बताते क्यों नहीं थे? सर जितेन पहले से ऐसा ही था, आज़ाद मिजाज का। वो कभी भी कहीं भी अकेले ही गाड़ी लेके चल पड़ता था, कभी लोनावाला, कभी पूना, कभी अहमदाबाद। आप? मैं जितेन का चचेरा भाई हूँ, अनिल। हम लोग एक साथ ही पले बड़े हुए हैं। आपको कुछ अंदाज़ा है कि वो अहमदाबाद किस काम से आया होगा? सर स्टॉक ब्रोकिंग का काम होगा। जितेन अक्सर अहमदाबाद आता जाता रहता था। वैसे हम लोग अहमदाबाद के ही है, लेकिन कई साल पहले हमारे पेरेंट्स मुंबई में आके सेटल हुए थे। जितेन अहमदाबाद में एग्जैक्टली कहाँ रहते थे? कोई पुश्तैनी घर है या किसी रिश्तेदार के वहाँ? सर दूर के रिश्तेदार तो काफ़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका होगा। वो होटल में ही रुका था। 9 तारीख को मेरी बात हुई, तब मणिनगर में कई होटल में था वो। क्या अनिल, काम पे निकलूंगा तो पूरी फैमिली को साथ लेके जाऊंगा। तू भी कैसी बात कर रहा है? तेरी बात बराबर है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अरे घर पे सबको फिक्र होती है। बा, नंदिनी भाभी, कौशल। कोई काम नहीं है क्या सब लोगों को? ठीक है, ये सब छोड़, मुझे ये बता तू है कहाँ? मणिनगर में रुका हूँ। सबको बोल चिंता ना करे, काम खत्म होते घर ही आऊंगा। अरे ये तो सब जानते हैं तू घर वापस आ जाएगा, लेकिन सुन, अब तू 25-26 साल का लड़का नहीं है कि मन किया कि गाड़ी लेके निकल पड़ा। और समझ, अब बेटा जवान हो गया है, तू भी 60 में 2 साल कम का ही है। अनिल, अपना ख्याल रखना आता है मुझे। अब डर डर के जीने का क्या फायदा? 60 हो या 16, जो भी करने का बिंदास करने का। अपनी लाइफ को स्टॉक मार्केट से कम नहीं है, बिंदास दांव खेलने का। किसी औरत या लड़की का चक्कर? ये दुपट्टा हमें उनकी कार में मिला है। उस दिन उनके साथ कोई औरत भी थी। नहीं सर, जितेन जैसा भी था वो लफड़ेबाज नहीं था। लाश पहचान ली गई थी। मरने वाला था मुंबई का स्टॉक ब्रोकर जितेन व्यास। जितेन व्यास के जीने का ढंग, उसका अपने काम के बारे में सीक्रेसी मेंटेन करना, ये सब इशारा कर रहे थे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ। कार में मिला दुपट्टा उस इशारे को मजबूत कर रहा था कि जो हुआ उस हादसे में एक औरत का हाथ था। लेकिन अब तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे यह पता चल सके कि जितेन व्यास का कत्ल हुआ क्यों था। इस केस में अब तक कोई पन्ना नहीं खुला था। सर जितेन व्यास के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो किसी औरत के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करे। उसका मोबाइल भी मिसिंग है। मोबाइल की लास्ट लोकेशन अहमदाबाद थी। और हाँ सर, 15 दिसंबर की रात 9:30 बजे जितेन व्यास का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। 15 दिसंबर रात 9:30 बजे, मतलब जिस दिन मर्डर हुआ। हम मर्डर स्पॉट पे पहुंचे 15 दिसंबर को शाम को तकरीबन 4:45 बजे, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 1:30 से 3:30 के बीच में हुआ है। इसका मतलब जिस दिन जितेन व्यास का कत्ल हुआ उस दिन उसका मोबाइल रात को 9:30 बजे तक ऑन था और अहमदाबाद में था, मणिनगर में। एक काम करो, खबरियों को काम पे लगा दो, जितेन व्यास से जुड़ी छोटी से छोटी बात का पता लगाओ। आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसके बारे में उसकी फैमिली भी नहीं जानती। कई गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं। इदम विष्णु चक्रमेते दानी ददे पदम समूढ़मस्य पाकु सुरेश्वाहा सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिकु सर्वतस्वत तिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदग्गु सर्वंचत् भूतं चच्च भाव्यम भूतामृतत्वशेषानो जदन्ने नातिरोहति ये। सर धंधे में दुश्मनी का कोई एंगल नहीं लगता है। ऐसा कोई भी नहीं मिला जितने जितेन व्यास के बारे में बुरा कहा। हाँ साहब, जो भी सुना अच्छा ही सुना। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि बड़े दिल वाला था, दिल खोल कर मदद करता है। साहब मुंबई में एक कॉलेज है जहाँ पर स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप भी इनाम में देता था। लेकिन वो अहमदाबाद किसी ऐसे चक्कर में आता जाता था जिसकी खबर किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी नहीं। मतलब वो सबसे छुपा के कोई ना कोई काम जरूर कर रहा था। वो कॉलेज मुंबई में कहाँ पर है?
जहाँ पे वो स्कॉलरशिप देता था। मलाड में बता रहा है। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। कल हम तहकीकात के लिए आ रहे हैं। मिस्टर जितेन व्यास ने हमारी कॉलेज के अलावा हमारी संस्था के सभी इंस्टीट्यूशंस को काफी मदद की थी। हमें शक है कि जितेन व्यास के कत्ल में किसी फीमेल का हाथ है। आई एम सॉरी, बट अगर आपको लगता है कि इस बारे में आपको हमसे कोई क्लू मिलेगा तो आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं मिस्टर जितेन व्यास को जानता हूं, वो काफी दिलदार किस्म के शख्स थे। हमारे इंस्टीट्यूट के काबिल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते थे। बस इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी उनकी लिस्ट हमें मिल सकती है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात कर लेता हूँ, आपको लिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू। ऐसी कोई रेगुलर स्कॉलरशिप तो नहीं है इसमें। आखिरी स्कॉलरशिप सर व्यास ने 2 साल पहले दी थी बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट अंकुश पांड्या को। पता करो इस अंकुश पांड्या को, हो सकता है इस केस की कोई कड़ी उसके पास से मिले। साहब, कुछ पुलिस वाले हैं, आपसे मिलने। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर अंकुश पांडे? जी, आपसे फोन पे बात हुई थी। आप जितेन व्यास को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ सर? उनका कत्ल हो चुका है। माय गॉड। हमें शक है कि उनके कत्ल में किसी लड़की या औरत का हाथ है। मिस्टर जितेन व्यास ने आपको स्कॉलरशिप दी थी? जी सर। आपसे पहले उन्होंने 2 लड़कियों को और स्कॉलरशिप दी थी। उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिस्टर जितेन व्यास का किसी लड़की के साथ कुछ? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। I mean, अच्छे इंसान थे। मैं उनसे पहली बार कॉलेज के एनुअल अवार्ड फंक्शन में मिला था। इस साल का सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट का अवार्ड जाता है दिव्या कामत को। और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है अंकुश पांड्या को। और अगले ही दिन हमारे प्रोफेसर साहब ने मुझसे कहा कि जितेन व्यास जी मुझसे अपने ऑफिस में मिलना चाहते हैं। बैठो। इट्स ओके सर, फाइन। बैठो अंकुश, खड़े मत रहो, बैठो। थैंक यू सर। अंकुश, मुझे तुम्हारे कॉलेज से पता चला है कि तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। सर, अब इस पे मैं क्या कहूँ, बस ट्राई करता रहता हूँ अपना बेस्ट देने की। अंकुश, तुम फाइनल ईयर में हो, राइट? मैं चाहता हूं कि इस साल भी तुम अपना बेस्ट दो और अपने करियर में बहुत आगे बढ़ो। इसलिए मैं तुम्हें स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा हूं। इस साल की तुम्हारी कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, इन सब की जिम्मेदारी मेरी। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम माय बॉय। थैंक यू मिस्टर अंकुश। जरूरत पड़ी तो हम आपसे फिर बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जितेन व्यास दोहरी जिंदगी जी रहा था? मुंबई और अहमदाबाद और इसकी इस दोहरी जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता था, खासकर इसकी फैमिली जो मुंबई में रहती। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है फैमिली वाले को जानते हो पर छुपा रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल। अहमदाबाद रेगुलर आना जाना था। क्यों जाता था, कहाँ रुकता था, कोई नहीं जानता, पर हम पता लगा लेंगे। मणिनगर। जितेन व्यास ने अपने भाई अनिल व्यास को फ़ोन करके बताया था कि वो मणिनगर के किसी होटल में रुका हुआ है। मणिनगर का एक एक होटल छान मारो। हम श्योर कि मणिनगर के होटल से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यस सर।
ये मिस्टर जितेन व्यास है, हमारे होटल के क्लाइंट हैं। हमारे मैनेजर ने अच्छे से जानते हैं। मैनेजर से बात करनी है। जब जितेन व्यास के मर्डर से रिलेटेड एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिला, तब पुलिस ने दूसरी दिशा में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये पता लगाने की कोशिश की कि जितेन व्यास के बार बार अहमदाबाद जाने की क्या वजह थी और वो अहमदाबाद में कहाँ रुकते थे। पुलिस ने पहले उस होटल का पता लगाया जहां जितेन व्यास ठहरते थे और उसी होटल से पुलिस को इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। हाँ सर, जितेन भाई हमारे रेगुलर क्लाइंट थे। 2 साल से रेगुलर यहाँ आ रहे हैं सर। अब उनकी मौत के बारे में सुनकर हमें शक है कि उनका कत्ल किसी औरत ने किया है। आपने इस होटल में उनके साथ किसी औरत को देखा है? हाँ सर, एक औरत थी तो सर मेरे को पक्का याद है 15 दिसंबर को जब उन्होंने चेकआउट किया था तब मैं उन्हें विश करने के लिए गया था। उस वक्त वो औरत थी उनके साथ। सर जी, आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दोबारा सेवा का मौका जरूर दीजिएगा सर। जरूर जरूर। उस औरत ने ये दुपट्टा ओढ़ रखा था। हाँ सर, यही दुपट्टा था। कौन है वो औरत? सर वो तो पता नहीं, क्या है कि क्लाइंट के पर्सनल मामलों में हम बिल्कुल नहीं पड़ते। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है। सॉरी सर, बट होटल में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे। वो काम चालू है ना, पर सर कुछ दिनों में लग जाएंगे। हर होटल का यही स्टैंडर्ड जवाब है। कोई रूम सर्विस बॉय, कोई फ्रंट डेस्क स्टाफ, जो भी इस औरत के बारे में कुछ भी बता सके, जल्दी बुलाइए उसे। साहब, उस औरत को मैंने जितेन साहब के साथ कई बार देखा है इस होटल में आते जाते। उस औरत का नाम जानते हो? नहीं साहब। उस औरत के बारे में कुछ भी देखा हो, सुना हो, कुछ भी? जी नहीं, आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। ड्राइविंग बराबर से सीखा है? आप देखो तो सही, मेरे इंस्ट्रक्टर ने ये कहा है कि मैं पैदाशी ड्राइवर हूँ। आपको पता है 2 महीने का कोर्स था और मैंने 15 दिन में ही पूरा कर लिया और अब तो मेरे पास लाइसेंस भी है। चलिए आप बैठिए। ऑल राइट, थैंक यू सर। चलिए चलिए। बस साहब, मैं इतना ही जानता हूँ। थैंक यू। 15 दिनों में ड्राइविंग सीखी है, मतलब किसी ड्राइविंग स्कूल में गई होगी। सर, अहमदाबाद के सारे ड्राइविंग स्कूल छान मारने होंगे। हमें किसी भी हालत में इस औरत तक पहुंचना ही होगा। पुलिस की तहकीकात उन्हें उस होटल तक ले आई जहां मुंबई के स्टॉक ब्रोकर जितेन व्यास अहमदाबाद आने के बाद रुका करते थे। साथ ही ये भी पता चला कि वासद गुजरात के पास जिस दिन उनका कत्ल हुआ था, उसी दिन उन्होंने होटल से चेकआउट किया था और उस वक्त उनके साथ एक औरत थी। उस औरत तक पहुंचने का अब तक सिर्फ एक ही सुराग हाथ आया था और वो ये कि उस औरत ने कहीं किसी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखी थी। अकील ड्राइविंग स्कूल। देखिए, एक लड़की है, दुबली पतली है, गोरी है। उसने 15 दिनों के अंदर अंदर ड्राइविंग सीखी थी। 15 दिन में? हाँ साहब, एक लेडी थी, हाथ काफी साफ था उसका, पिछले महीने ही गाड़ी सीख के गई। जरा अकील ने जिस औरत का हुलिया बताया था, उससे तो लगता है ये वही औरत है। लेट्स होप। तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे और इतने सालों में उन्होंने कभी भी खुले मन से मुझसे बात नहीं की। कहाँ जाते थे, क्या करते थे, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता था। क्या पापा का अफेयर था किसी के साथ? वो मुझसे खुश नहीं थे, पर क्यों खुश नहीं थे ये मैं कभी समझ ही नहीं पाई।
उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी नहीं। साहब, ये दुपट्टा तो मैं नहीं पहचानता, पर आप लोगों ने जो हुलिया बताया है, ऐसी एक लेडी को मैंने ट्रेनिंग दी थी। कमाल है मैडम, आपका हाथ तो काफी साफ है। आप तो पैदाइशी ड्राइवर हो। कौन थी वो औरत? सर, सपना नाम था उसका। सपना? उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए। सर, वो मुझे मालूम है। तुम्हारे ड्राइविंग स्कूल से उसने गाड़ी चलानी सीखी, लाइसेंस बनवाया, तुम्हारे पास उसका पता और फ़ोन नंबर नहीं है? वो ड्राइविंग सीखना नहीं चाहती थी। और तुमने तो फ़ोन पर बताया था तुमने उसे गाड़ी चलानी सिखाई। सर, सब सच है, लेकिन देखिए, यहाँ जो जीवन कॉम्प्लेक्स है ना, उसके बाहर मैंने एक दिन अपने स्टूडेंट को ड्रॉप किया, तो वो अचानक आया। चल। एक्सक्यूज मी, मुझे ना ड्राइविंग सीखनी थी। सिखा देंगे ना मैडम जी, उसमें क्या है? एक्चुअली ना मुझे ड्राइविंग आती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी, वो भी करा देंगे। कल से शुरू करें? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। सर जी, वो सिर्फ हाथ साफ करना चाहती थी। मैं उसको जीवन कॉम्प्लेक्स से 4 बजे पिकअप करता था और उधर ही छोड़ देता था। सर जी, उसको लाइसेंस नहीं बनवाना था, इसलिए मैंने उसको 15 दिन का 1500 रुपये बोला। लेडीज लोग पे आदमी लोग आराम से भरोसा कर जाता है, यही मिस्टेक हो गई। वो जीवन कॉम्प्लेक्स में नौकरी करती थी? वो तो पता नहीं, लेकिन रोज वहीं मिलती थी। है कहाँ ये जीवन कॉम्प्लेक्स? जी यही, ये मणिनगर में। ऐसा लग रहा था कि पुलिस का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था, लेकिन पुलिस के पास अब तक सिर्फ एक आधा अधूरा नाम था, सपना। एक आदमी जिसकी छवि अपने परिवार में, अपने शहर में इतनी साफ सुथरी थी, उसका इस सपना नाम की औरत के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? और क्या सपना का जितेन व्यास के मर्डर के साथ कोई ताल्लुक था? सपना, हर एक शॉप में पता करो इस नाम की लड़की को कोई जानता है या नहीं। जैसा तुम इधर जाओ। सपना, वो तो मेरे यहाँ फैशन डिजाइनिंग का काम करती थी। अभी नवंबर के लास्ट वीक तक तो यहीं थी। अभी वो कहाँ काम करती है? पता नहीं सर। आपके पास उसका फ़ोन नंबर या एड्रेस है? एक मिनट सर। हाँ सर, उसका नंबर है 44467898। सपना पंड्या। पंड्या? सपना पंड्या? हाँ, सपना पंड्या। यहीं मणिनगर में ही तो कहीं रहती है, पर सर मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। सपना पंड्या। सर, फोन अभी भी बंद है। हाँ? सपना का फोन अभी भी बंद है। गढ़वी, वो तुम्हें लड़का याद है जिसे हम सूरत में मिले थे, जिसे जितेन व्यास ने स्कॉलरशिप दी थी? एग्जैक्टली। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर अंकुश पांडे? जी, आपसे फ़ोन पे बात हुई थी। अंकुश पंड्या। अंकुश पंड्या, सपना पंड्या। हेलो, बॉर्सर से इंस्पेक्टर अंतानी बोल रहा हूँ। सपना पंड्या को जानते हो? सर, मेरी बड़ी बहन है। क्या हुआ? अहमदाबाद में रहती है? हाँ सर, पर बात मणिनगर में? हाँ, मम्मी पापा के साथ रहती है।
पर सर फैशन डिजाइनर है। हाँ सर, पर हुआ क्या है? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? उसका एड्रेस बोल। सर बात क्या है बताएंगे मुझे? अहमदाबाद में उसका एड्रेस बोल जल्दी से। और सुन, उसे इस बारे में इन्फॉर्म मत करना, वरना उसके साथ साथ तू भी इस लपेटे में आ जाएगा, समझे? आप कौन? बोरसद पुलिस। सपना पांडे घर पे है। जी हाँ, ये दुपट्टा मेरा ही है। ये दुपट्टा आपने 15 दिसंबर को जितेंद्र व्यास की कार में छोड़ दिया था, जब उन्होंने ग्रैंड होटल से चेकआउट किया था। जी हाँ, इनफैक्ट मैंने उनकी कार भी ड्राइव की थी। उसके बाद मैं उन्हें यहाँ अपने घर लंच के लिए लेकर आई थी। उन्हें लंच वंच करवाने के बाद आप उन्हें वासद ले गई और वहां ले जाकर उनका कत्ल कर दिया। क्या? कत्ल? जी हाँ, मर्डर। कत्ल हो गया उनका? और आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं उन्हें यहाँ लंच के लिए लेकर आई थी। जितेंद्र जी, जय श्री कृष्ण। आइए ना। जितेंद्र व्यास जी ने हमारे साथ लंच किया और लंच करने के बाद वो यहाँ से चले गए। और हाँ, ये दुपट्टा उनकी गाड़ी में रह गया था। उनके जाने के बाद मुझे याद आया, इसलिए मैंने उन्हें कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो अपना फ़ोन आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। क्योंकि अहमदाबाद से मुंबई लौटते वक्त वासद में उनका कत्ल हो चुका था। सर, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि उनकी मौत के बारे में सुनकर मैं भी शॉक्ड हूँ। मिस सपना पांड्या, शक्ल से आप पढ़ी लिखी लगती हैं। एक कहावत जरूर सुनी होगी आपने, देयर इज नथिंग लाइक ए परफेक्ट क्राइम। आपका मतलब क्या कहने का? परफेक्ट क्राइम वही होता है जहां पर तहकीकात सही तरीके से नहीं होती। पिछले 2 घंटे में जब से आप दोनों जितेंद्र व्यास की मौत पर इतना शॉक और इतना इनोसेंट होने का नाटक कर रही हैं, हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाए हैं। सपना, आपका मोबाइल जो अभी तो स्विच ऑफ है, लेकिन 15 दिसंबर को न सिर्फ आपका दुपट्टा जितेंद्र व्यास की कार में था, बल्कि शाम को 4:30 बजे तक आपके और आपकी मां के मोबाइल की फोन की लोकेशन वासद में ही थी। शाम 4:30 बजे तक। उसके बाद आप लोग अहमदाबाद गए। अजीब इत्तेफाक है ना? तो चले। सपना पंड्या और उसकी मां संगीता पंड्या आखिरकार पुलिस उन तक पहुंची गई। पुलिस के पास इस बात की पक्की लीड थी कि ये दोनों वहां पर मौजूद थी जहां पर जितेंद्र व्यास की लाश मिली थी। लेकिन इस रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया था कि जितेंद्र व्यास का मर्डर आखिर हुआ क्यों था, क्या था इस जुर्म का मकसद, और क्या सचमुच इस जुर्म की दस्तक किसी ने नहीं सुनी थी। इस साल का सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट का अवार्ड जाता है दिव्या कामत को। और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है अंकुश पांड्या को। सुना है आप बहुत ही दिलदार हैं, सबकी मदद करते हैं। ऐसा कहते हैं लोग, पर मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता।
मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए बांट देता हूँ। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। आप तो मेरे बेटे को जानते ही है ना, वो अंकुश पंड्या पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और हम चाहते भी हैं कि वो आगे तक पढ़े, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूं? एक्चुअली बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप इस बारे में। बिल्कुल सोच सकते हैं इस बारे में, हम कहीं मिल सकते हैं, सारी बातें डिस्कस कर लें। आपके घर जाने से पहले हमने आपके बारे में आपके पड़ोसियों से पूछताछ की थी, काफी तारीफ कर रहे थे आपकी। ज्यादा कुछ तो मैं बोलूंगी नहीं सर, पर हाँ 2 सालों में अचानक पंड्या जी के घर में बहुत सारे बदलाव नजर आने लग गए। जैसे संगीता का पति घनश्याम रिटायर्ड हैं, ज्यादा कमाई तो थी नहीं, मिडिल क्लास लोग थे। और अचानक घर में बहुत पैसा आने लगा। 2 सालों में हुआ ये सब कुछ। भगवान जाने कहां से इतना पैसा आया कि उन लोगों के रंग ढंग ही बदल गए। साहब, सोसाइटी में बहुत सारी बातें होने लगी। जहां धुआं है वहां आग तो होगी ना। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। दोनों माँ बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है। जिस दिन जितेन व्यास का कत्ल हुआ उस दिन आप दोनों का वासद में होना, और जब जितेन व्यास ने मणिनगर के ग्रैंड होटल से चेकआउट किया तब आपका उनके साथ होना, और जितेन व्यास की कार में आपके दुपट्टे का मिलना, ये सब साबित करने के लिए काफी है कि उनके कत्ल में आप दोनों का हाथ है। तो आप दोनों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सच बोलने का, सिर्फ सच। मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? सिर्फ 5 मिनट। बैठिए। बोलिए। परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ भी नहीं होता है, मैं मानती हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ, जैसा आपने मुझसे कहा, कि परफेक्ट क्राइम तभी मुमकिन है जब उसकी तहकीकात ठीक से ना की जाए, या फिर की ही ना जाए। क्या चाहती हो? कीमत दे सकती हूँ मैं इस केस को बंद करने की कीमत। कितने? आपको कितने चाहिए? इट डिपेंड्स कि जुर्म क्यों हुआ, कैसे हुआ। इससे आपका क्या लेना देना? मैडम, जिसे खत्म करना है वो शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ ये तो जानना पड़ेगा। I mean, ये तो क्लियर है कि ये जुर्म तुमने किया, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये तो जानना पड़ेगा ना, ताकि मैं सबूतों को मिटा सकूं। मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, इसलिए मुझे केस तो फाइल करनी पड़ेगी। केस में कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ये तो बताना पड़ेगा। जब तुम मुझे बताओगी कि ये जुर्म तुमने क्यों किया और कैसे किया, तभी तो मैं तय कर पाऊंगा कि इस केस को सल्टाना कैसे है और सल्टाने का रोकड़ा कितना लगेगा। ठीक है, मैं सब बताऊंगी, लेकिन आप मेरी माँ को इन सब से दूर रखेंगे। डन। मेरी माँ जितेन व्यास को कॉलेज के एक फंक्शन में मिली थी, जहाँ मेरा भाई अंकुश पढ़ रहा था। हम लोग बहुत गरीब थे, हमारा गुजारा बस हो जाता था। मेरे पापा की कमाई भी कुछ खास नहीं थी, और अब तो वो रिटायर भी हो चुके हैं। जितेन व्यास एक दिलदार आदमी था, उसने मेरे भाई अंकुश को स्कॉलरशिप भी दी थी। मेरी माँ का अफेयर जितेन व्यास के साथ चल रहा था। जितेन, तुम्हारी बीवी मेरे बारे में नहीं जानती है ना? जानकर क्या करेगी? तुम्हारा पति वो जानता है। वो जानकर क्या करेगा? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है?
जिंदगी में कौन सा सुख देखा है मैंने उसके साथ। जितेन व्यास पिछले 2 सालों से लगातार अहमदाबाद आ रहा था मेरी माँ के साथ वक्त गुजारने। अब मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं कि जिसे पता ना हो कि क्या चल रहा है। तुमने कभी अपनी माँ को रोकने की कोशिश नहीं की? मेरी माँ मेरे पापा से खुश नहीं थी और मुझे ये भी मालूम था कि जितेन व्यास मेरी माँ पर बहुत पैसे लुटा रहा था और लुटाने को उसके पास था भी बहुत। आखिर पैसा किसको नहीं चाहिए। जितेन व्यास के पैसों से हमारी लाइफ की गाड़ी पटरी पर आ गई थी। जितेन व्यास के साथ तुम्हारी माँ का अफेयर था, ये बात तुम जानती थी। जितेन व्यास की फैमिली इस बारे में जानती थी? नहीं। जितेन व्यास के पैसे से तुम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, फिर उसे क्यों मार डाला? कितनी बड़ी जमीन है ना। यहाँ मैं एक बंगला बनाना चाहता हूँ। सच? हम दोनों के लिए? वैसे इस जमीन की कीमत क्या होगी? गेस करो। 1 करोड़? क्लोज, बस एक 0 बढ़ा दो। 10 करोड़। जितेन, 1 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। इस रिश्ते में ना तो कोई बंधन है और ना ही कोई सीमा। कहना क्या चाहती हो तुम? जितेन, अगर मैं ये कहूं कि वो जमीन मेरे नाम कर दो तो मैं ये कहूंगा कि भूल जाओ। जितेन, हमारे बीच जो रिश्ता है उसकी खातिर भी नहीं। कभी कोई कमी होने दी है? अच्छी खासी जिंदगी जी रही हो। लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा। मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? ज्यादा चाहिए था और ज्यादा पैसे, गहने, ऐशो आराम की जिंदगी। मेरी माँ ने पहले ये सब कभी नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ गरीबी ही देखी थी और जब से ये आदमी मेरी माँ की जिंदगी में आया उसने मेरी माँ पर बहुत लुटाया। कुछ ख्वाहिशें पूरी भी हुई और कुछ पूरे करने के अरमान जाग गए। और जब जितेन व्यास ने तुम लोगों के नए जागे हुए अरमानों को पूरा करने से मना कर दिया तो तुम लोगों ने उसे ही सुला दिया, हमेशा हमेशा के लिए। उसने मेरी माँ से वादा किया था कि वो जमीन मेरी माँ के नाम पर कर देगा, मगर उसने भी एक डिमांड रखी। पैसा अगर पास में हो तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। इंसान अपना हर अरमान पूरा कर सकता है, फिर चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हर खुशी हासिल कर सकता है। रुपया अगर पास में हो तो दुख कोसों पीछे छूट जाते हैं और हम बहुत आगे निकल जाते हैं। बस पैसा होना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें और अंकुश को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी जिंदगी। लेकिन तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे पापा की जितनी इनकम है उससे तो ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती। बेटा, हमारे पास ये एक मौका है, हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब कुछ बदल सकता है।
जितेन को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था, पर जो हमें चाहिए था वो जितेन दे नहीं रहा था। हर बार बात को टाल देता था। जितेन, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? शांति से चाय तो पीने दो। लेकिन तुमने वादा किया था मुझसे कि वो जमीन मेरे नाम कर दोगे, इसलिए सपना को भी तुम्हारे पास भेज दिया था मैंने। संगीता, तुम तो ऐसे फड़फड़ा रही हो जैसे कि मैं 1-2 दिन में मरने वाला हूँ। क्या? लेकिन तुमने वादा किया था मुझसे। मैंने क्या तुम्हें रास्ते पे भूखा मरने के लिए छोड़ा है? अच्छी खासी जिंदगी जीती हो, जो चाहती हो देता हूँ। इंसान को अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने भी नहीं देखने चाहिए। प्लॉट measuring 9680 स्क्वायर यार्ड, लोनावाला, महाराष्ट्र. प्लॉट नंबर 12B, in the name of Mr. जितेन व्यास, रेसिडेंट ऑफ. पता 1203 दीवान हाइट्स, प्रसाद लेन. 1203 दीवान हाइट, प्रसाद लेन. जितेन, जितेन, मैं जा रही हूँ. ओके, गुड नाइट. कल मिलते हैं. जितेन, मैं सोच रही थी कि मैं कैम्ब्रिज से कॉरेस्पॉन्डेंस का एक कोर्स कर लेती हूँ, फैशन डिजाइनिंग का. अच्छी बात है, कर लो. मुझे ना उसके लिए एक स्पॉन्सर चाहिए. सोचो मत, मेरा नाम डाल दो. आपका नाम तो मैंने पहले से ही दे दिया है. तो फिर वो क्या है ना, मुझे इन फॉर्म्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए. मुझे ना ये कल ही सबमिट करना है. जितेन, सुन रहे हो ना आप? मुझे इन फॉर्म पर आपके सिग्नेचर चाहिए. मुझे कल ही सबमिट करना है. प्लीज कर दीजिए. ये लीजिए. लास्ट. मैंने जितेन व्यास की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और फिर जमीन के लीगल पेपर्स पर साइन करवा लिए और वो जमीन हमारे नाम पर हो गई. जितेन व्यास की वाइफ को इसके बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, उसको कुछ नहीं पता था. तो जमीन तुम्हारे और तुम्हारी माँ के नाम ट्रांसफर हो गई थी? हमारे नाम पर तो हो गई थी, मगर हमारे नहीं हुई थी. जमीन के पेपर्स तो हमारे ही नाम है, लेकिन जितेन जब चाहे हमें कोर्ट में घसीट सकता है. इतना सब कुछ करने के बाद भी वो जमीन हमें नहीं मिलेगी? अपनी मर्जी से तो वो देगा नहीं, कभी नहीं. तो करना क्या है? जमीन तो अब चाहिए ही, हर हाल में. जितेन व्यास की फैमिली को ना तो उसके अफेयर्स के बारे में पता था और ना ही लोनावला के जमीन के बारे में. अगर वो जमीन हमारे नाम पर हो जाती तो जितेन व्यास की फैमिली को कभी मालूम नहीं पड़ता. लेकिन उस जमीन का हमारे पास आने के लिए जितेन व्यास का दूर जाना जरूरी था, बहुत दूर. मुझे ना ड्राइविंग सीखनी थी. सिखा देंगे ना मैडम जी.
आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। ड्राइविंग बराबर से सीखा है? 2 महीने का कोर्स था और मैंने 15 दिन में ही पूरा कर लिया। जितेंद्र जी, जय श्री कृष्ण। आइए ना। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उल्टी जैसा लग रहा है। अब ऐसी हालत में मुंबई तक कैसे ड्राइव करेंगे? आज रुक नहीं सकता, कल बहुत जरूरी काम है। अब मम्मी, मैं एक काम करती हूँ, मैं इनकी कार ड्राइव करके इन्हें मुंबई तक छोड़ाती हूँ और मैं आते वक्त ट्रेन से आ जाऊंगी। नहीं, देखिए आप कैसे हाथ में ड्राइव करना सेफ नहीं होगा। मैं चला जाऊंगा, बस थोड़ी एसिडिटी है। नहीं, आप अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे। सपना ही ड्राइव करेगी आपकी गाड़ी। एक काम करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ, सूरत में उतर जाऊंगी। अंकुश से भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, इसी बहाने उसका भी हाल चाल जान लूंगी मैं। ठीक है, पर जल्दी निकलना होगा, ऑलरेडी 1 बज चुका है। जितेंद्र व्यास की तबीयत खराब होने की प्लानिंग पिछली रात ही हो चुकी थी, ताकि मुझे मौका मिल सके उसकी कार ड्राइव करने का। आनंद की तरफ ले ले। आनंद क्यों? अब आप आराम कीजिए ना। मैं तो सपना से कह रही थी, वो क्या है ना कि एक्सप्रेस हाईवे से आनंद की तरफ ले लेगी तो कुछ ताज़ी सब्जियां खरीद लूंगी मैं। अंकुश को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ ना, इसलिए बस। जल्दी भाग यहाँ से। अब तक ये मरा नहीं है। अरे मर जाएगा, हाथ की नसें जो काटे। चल जल्दी कर, छोड़ जल्दी। एक काम करते हैं, स्टेशन चलते हैं, अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। चल जल्दी कर। माँ, माँ मेरा दुपट्टा। क्या माँ, मेरा दुपट्टा गाड़ी में रह गया। हे भगवान, अपनी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते ना तुम। चल जल्दी कर, लेकर आते हैं। माँ, हम लोग पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? तू चिंता मत कर, बचेगा नहीं वो। वैसे भी उसके पर्स से सारा सामान निकाल लिया था मैंने, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि वो था कौन। माँ, ये फोन किसका बज रहा है? शायद बाथरूम से आवाज आ रही है। मैं भी देख कर आती हूँ, तो यहीं रुक।
अपना मोबाइल बाथरूम में भूल कर चला गया। माँ जल्दी से स्विच ऑफ करो, जल्दी। तो कहानी खत्म हुई। अब उस जमीन पर क्लेम करने वाला कोई नहीं है। वो जमीन हमारी है, पूरे 10 करोड़ की जमीन। तो अब बोलो, क्या कीमत है आपकी? इतनी भी क्या जल्दी? पहले जरा तुम्हारी माँ से तो पूछने दो कि तुम जो कह रही हो वो सच भी है या नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। हमें भी अपनी चमड़ी बचानी है। कल को मेरी जगह कोई और ऑफिसर आया और उसने इस केस में हाथ डाला और कुछ और ही कहानी सामने आई तो अपने तो लग जाएगा ना। सुन लिया? एनी डाउट? नो डाउट। तुम दोनों माँ बेटे की कहानी एकदम सेम है, एकदम ज़ेरॉक्स। तो बोलिए, कितने चाहिए? गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, ऊंचे सपने देखना जुर्म नहीं है, बड़ा बनने की कोशिश करना भी जुर्म नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की चीज़ को नाजायज़ तरीके से अपना बनाने की कोशिश करना जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। क्योंकि किसी दूसरे की चीज़ कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, चाहे जितना भी शातिर दिमाग लगाओ, चाहे जितने भी षड्यंत्र रचो। उपदेश छोड़िए, जमीन पूरे 10 करोड़ की है। आपको जितना चाहिए हम दे देंगे, आप बस ये केस बंद कर दो। मानता हूं माहौल खराब है, इसलिए आप मेरे पुलिस स्टेशन में बैठकर मुझे रिश्वत देने की जरूरत कर पा रही। पर एक बात याद दिला दूं, यह जरूरी नहीं है कि हर पुलिस वाले का जमीन बिक चुका है या बिक सकता है। तगड़ी चार्जशीट बनेगी, ये मेरा वादा है। That's the promise. पापा, आप मेरे साथ सूरत चलो, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। वो इतने ज्यादा नाखुश थे मुझसे, इतने ज्यादा। सपना और संगीता इस वक्त पुलिस हिरासत में है। पुलिस चार्जशीट फाइल करने की प्रक्रिया में है। संगीता का बेटा और सपना का भाई अंकुश इस बात से उतना ही बेखबर था जितना कि जितेन की पत्नी और उनका बेटा। जितेन व्यास की दोहरी जिंदगी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। अंकुश अब अपने पिता को सूरत ले गया है। एक सीधा साधा सच ये है कि जब भी कोई इंसानी दिमाग जुर्म को अंजाम देने के बारे में सोचता है तो वो दिमाग उस वक्त नेगेटिव थॉट्स के अंधेरे में गोते खाता है। सच को छुपाने की, सच पर पर्दा डालने की, सबूतों को मिटाने की भरसक कोशिश करता है। पर इंसानी दिमाग कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म की राह पर चलने में कोई समझदारी नहीं। जुर्म पकड़ा ही ना जाए, सामने ही ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जितेन का परिवार इस हादसे से बेहद टूट चुका है और संगीता और सपना के परिवार का भी यही हाल है। छल, कपट, शातिर, षड्यंत्र, इस सब के बावजूद भी किसी और की चीज कभी अपनी नहीं हो सकती। और ये सच
दोनों पर लागू होता है। हम जब भी ये कहते हैं देयर कैन नेवर बी अ परफेक्ट क्राइम, तब हमें लोगों से ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं कि ऐसे तो अनगिनत उदाहरण हैं जहां समाज के पावरफुल लोग जुर्म करते हैं और साफ बच निकलते हैं। ये बात गलत नहीं है, हमारे सामने जुर्म की ऐसी कई मिसालें हैं जहां पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया। गुनहगार आसानी से छूट गए और आजादी से घूम रहे हैं। हथेलियां गर्म की जाती रही हैं, सच बिकता रहा है। लेकिन विश्वास कीजिए, हमारे सामने ऐसी भी कई मिसालें हैं जहां पीड़ित को न्याय मिला है और गुनहगार को सजा, फिर वो चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। आप किसी भी देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया का कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, लेकिन जुर्म करने के बाद उसे सुख, चैन और सुकून की जिंदगी नहीं मिलती। आप गलत मत समझिएगा, हम ईश्वर के न्याय या किसी डिवाइन रिट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हम उल्लेख कर रहे हैं कुदरत के एक सीधे से नियम का। जितना आप देते हैं उससे ज्यादा ले नहीं सकते। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, क्राइम नेवर पेज। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।